बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्शन में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम्प्लीटली देख लिया था। तो अब आइए हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है। तो हमने पहले ही देखा था कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमिट्स का निर्माण कैसे होता है। तो गैमिट्स जो होती है दो होते हैं, स्पर्म होता है और ओवम होता है। तो स्पर्म के निर्माण को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवम के निर्माण को हम oogenesis कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, फिर oogenesis देखेंगे और फिर दोनों में हम अंतर देखेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर समझना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ हमने समझाया था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसका हमने टीएस आपको दिखाया था कि जब हम उसका टीएस देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसकी सेल्स होती है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो उसके किनारे किनारे पे क्या होती है, दो प्रकार की सेल्स अरेंज होती है और बीच में क्या होता है, ल्यूमेन होता है, यानी खाली स्थान होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को की तुलना आप किससे कर सकते हैं, एक पाइप से कर सकते हैं। तो पाइप के किनारे किनारे पे क्या होंगे, सेल होगी और बीच में क्या होगा, ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन मतलब होती है खाली जगह। तो यहाँ पर हमने बताया था कि दो प्रकार की सेल होंगी। एक तो नॉर्मल साइज की सेल्स होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं, और एक क्या होती है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स और सर्टोली सेल होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होंगी यही जर्म सेल इन्वॉल्व होंगी। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जर्म सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर के वो ढेर सारे क्या बना लेंगी, स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगी। तो ये क्या है, आपकी जर्म सेल है और ये जर्म सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके ये ढेर सारे क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, साइज में थोड़ा लार्ज होंगी, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocytes, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी किसी एक का हम देखते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है वो क्या हो जाएगी, आकार में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसी से क्या है, इसको 4 सेल्स बनानी है, तो इसके अंदर हर कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसीलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। और अब इस सेल को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा और ये बनाएगी 2 सेल्स। तो हम जानते हैं जो मियोसिस फर्स्ट होता है फिर मियोसिस सेकंड होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मियोसिस फर्स्ट में ही आधी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होंगे, पहली बार एक बार मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल्स बनेंगे। इन दोनों सेल्स को हम क्या कहेंगे, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, इनका नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब क्या होगा, मियोसिस डिवीजन सेकेंड होगा, यानी ये सेल भी 2 भागों में बटेगी, ये सेल भी 2 भागों में बटेगी। ठीक, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ये सेल भी क्या बनेगी, 2 भागों में बट गई और ये सेल भी क्या हो गई, 2 भागों में बट गई। अब इस चारों सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। अब देखिए ये क्या है, स्पर्मेटिड है। अब ये स्पर्मेटिड कहाँ जाएंगे, जो हमने बताया था कि जो सर्टोली सेल होती है, तो सर्टोली सेल इस तरीके से होती है, इनमें क्या होता है, छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं, इस तरीके गड्ढे। तो ये स्पर्मेटिड क्या हो जाएंगे, इसी गर्त में जाएंगे।
और इस गर्त में जाने के बाद क्या होगा, सर्टोरी सेल की जो गर्त होती है यानी छोटे छोटे जो गड्ढे नुमा संरचनाएं होती हैं, यहीं पर इनका क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है कि जब कोई जीव उसका स्ट्रक्चर बदलता है, उस मेटामॉर्फोसिस की हिंदी होती है कायांतरण। तो जब किसी जीव की शरीर की संरचना बदलती है तो उसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पर्मेटिड कैसे हैं, स्फेरिकल है, लेकिन हम जानते हैं कि स्पर्म कैसे होते हैं। स्पर्म हम जानते हैं कि स्पर्म का जो शरीर होता है वो हेड और टेल में बटा होता है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से स्पर्म का शरीर क्या होता है, हेड और टेल में बटा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्पर्म की संरचना क्या हो रही है, स्पर्म के शरीर का स्ट्रक्चर यानी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, पूरे बदल रहा है। तो इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। तो इस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, यानी स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप हमेशा याद रखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्मेटिड का किस में बदलना, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, सर्टोली सेल के गर्त में, यानी सर्टोली सेल में कुछ क्या पाते, गर्त की जो इंग्लिश होती है वो पिट्स होती है। तो सर्टोली सेल में क्या होता है, कुछ पिट्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स कहाँ जाएंगे, उसी पिट्स में धस जाएंगे और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस कहाँ होती है, सर्टोली सेल के पिट्स में होती है। तो इसी को कहा जाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और एक प्रोसेस आपको याद और रखना है, स्पर्मिएशन याद रखना है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो यहाँ पहले ये देखते हैं कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो जर्म सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। वो जर्म सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड होंगी। इससे जो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा वो भी कैसा होगा, डिवाइड 2n होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, माइटोसिस। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगा, बस सिंपल सा। अब यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। तो मियोसिस फर्स्ट से ही क्या होती है, जो सेल्स बनती हैं उसको क्या हो जाती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। तो मियोसिस फर्स्ट से जो दो सेल्स बनी वो कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या थी, डिप्लॉइड थी। अब इसके बाद जो ये बनेंगे यहाँ पर भी क्या होंगे, ये भी यन होंगी। यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा। ठीक, और क्या बन जाएगी, स्पर्मेटिड बन जाएंगी। तो जर्म सेल्स क्या होंगी, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी, डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया साइज में बढ़ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तो जर्म सेल्स क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। प्राइमरी ओसाइट्स क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या बनता है, मियोसिस जो फर्स्ट होता है उससे बनता क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उनमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक बार मियोसिस डिवीजन सेकेंड होगा और क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। स्पर्मेटिड में फिर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एक आपको याद रखना है, एक और प्रोसेस आपको याद रखना है, स्पर्मिएशन याद रखना है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन देखिए, स्पर्मिएशन का मतलब होता है, अब देखिए ये क्या हो गया, पिट्स में कौन धस गया, जाकर के स्पर्मेटिड धस गए। अब ये किस में बदल गए, स्पर्म में बदल गए। अब स्पर्म में अब क्या होगा, ये स्पर्म यहाँ से निकलेंगे। अब उसी को कहा जाता है, स्पर्मिएशन कहा जाता है, यानी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन अच्छे समझ लीजिए क्या होता है,
रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, in the lumen of seminiferous tubule. देखिए, तो अगर इसका मतलब नहीं समझ में आया, हमने क्या बताया कि ये क्या होती है, यहाँ पर ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये बीच में क्या है, ल्यूमेन है, और किनारे किनारे पर क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। इसी सर्टोली सेल से कौन अटैच होता है, स्पर्मेटिड अटैच होते हैं, और किस में बदल जाते हैं, स्पर्म में बदल जाते हैं। तो जब स्पर्म में बदल जाएंगे तो फिर यहाँ कहाँ आ जाएंगे, ल्यूमन में आ जाएंगे, इस तरीके से। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। तो ये अभी जो नीट का पेपर हुआ है 2-4 दिन पहले, उसमें पूछा गया था कि स्पर्मिएशन क्या होता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो दोनों को ही डिफाइन किया गया था, लेकिन दोनों को ही गलत तरीके से डिफाइन किया गया था। तो अब याद रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल। अगर जर्म सेल ना दे करके कहीं पर स्पर्मेटोगोनिया दिया हो तो भी सही है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल। लेकिन वहाँ पर गलत ऑप्शन दिया था, वहाँ पर दिया था कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आपका गलत होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन किससे, स्पर्मेटिड से। जब स्पर्म किससे बनेगा, स्पर्मेटिड से बनेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन कौन देता है, तो सर्टोली सेल देते हैं। स्पर्म का जो मेटामॉर्फोसिस यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ होता है, तो सर्टोली सेल में होता है। और अगर हम एक चीज़ देखें कि ठीक, तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझ में आ गया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, ये तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है मेल में, तो जब उसकी प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी के समय। ठीक, तो प्यूबर्टी का समय कब होता है, जो पुरुष में होता है वो कब होता है, 11 से 12 साल में क्या हो जाती है, पुरुषों में प्यूबर्टी आ जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये क्या होती है, कंटिन्यूअस रहती है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल में कभी भी बंद नहीं होता, जबकि फीमेल में oogenesis क्या हो जाती है, एक समय के बाद बंद हो जाती है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है अच्छे से। तो आइए फ्रेंड, अब हम क्या देखते हैं, oogenesis देखते हैं। तो देखिए, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होते थे कि जर्म सेल्स होती थी और जर्म सेल डिवाइड होकर के क्या बनाती थी, स्पर्मेटोगोनिया बनाती थी। तो वैसे ही यहाँ जर्म सेल डिवाइड होकर के क्या बनाएगी, oogonia बनाएगी। और oogonia में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocytes कहेंगे। प्राइमरी oocytes में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा। तो मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होने से यहाँ दो क्या होंगे, सेकेंडरी oocytes नहीं बनेंगे। सेकेंडरी oocytes क्या होंगे, केवल एक ही बनेगा और एक क्या बनेगी, पोलर बॉडी बनेगी। अब इसके बाद पोलर बॉडी में और सेकेंडरी जो oocytes है दोनों में ही क्या होगा, मियोसिस डिवीजन सेकेंड होगा। अब पोलर बॉडी से क्या होंगे, दो पोलर बॉडी बन जाएंगे और जो सेकेंडरी oocytes होता है उससे क्या बनेगा, एक पोलर बॉडी बन जाएगा और एक ओवम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें, जर्म सेल्स क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। oogonia क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। प्राइमरी oocytes क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। लेकिन सेकेंडरी oocytes क्या होती है, हेप्लॉयड होती है। पोलर बॉडी क्या होंगी, हेप्लॉयड होंगी। ओवम क्या होगा, हेप्लॉयड होगा। तो देखिए, अब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर देखते हैं। तो oogenesis में पहला तो अंतर ये होता है कि oogenesis में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि 4 स्पर्म बने थे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं केवल एक ही ओवम बनता है।
दूसरा अंतर ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो हमने बताया कि वो मेल में थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है, लेकिन जो oogenesis है, oogenesis जो होती है वो 40 से 45 साल बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर जितना जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो प्रोसेस क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था, यानी जर्म सेल से कंटिन्यूअसली क्या होते थे, स्पर्म्स बनते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई स्टेप पर रुकता है प्रोसेस। तो देखिए प्राइमरी उस साइट्स तक का निर्माण तो तभी हो जाता है जब एक बेबी चाइल्ड जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है, तभी यानी उसके अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। यानी जब एक बेबी जो होती है, एक लड़की जो होती है, उन्हें मम्मी की गर्भ में होती है, तभी क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाता है। यानी जर्म सेल डिवाइड होकर के oogonia बना लेते हैं और oogonia क्या बना लेता है, प्राइमरी oocytes बना लेते हैं। यानी जब एक गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक लड़की का अस्तित्व जो है वो तभी आ जाता है जब वो क्या होती है, अपनी नानी के पेट के अंदर रहती है। यानी आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि एक मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, यानी आप एक जो लड़की बनती है वो कैसे बनती है, वो ओवम से बनती है। और ओवम कैसे बना, प्राइमरी oocyte से बना। और ये प्राइमरी oocytes मतलब कब बने थे, जब यानी किसी की मदर जो होती है वो अपनी मदर के पेट के अंदर रहती हैं। यानी आपका जो एक लेडी का अस्तित्व है वो तभी आ जाता है जब उसकी मदर जो है वो अपनी मदर के गर्भ में रहती हैं, तभी से। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं कि हम यहाँ ये समझते हैं कि अब क्या होगा, ये चीजें कहाँ हो जाती हैं, बिफोर बर्थ हो जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी oocyte से क्या बन जाएंगे, फिर प्राइमरी oocyte बन जाएगा। फिर प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है वो होता है प्यूबर्टी के टाइम। जब एक लड़की में प्यूबर्टी यानी मेच्योरिटी आ जाती है तब उसमें होता है। और ये समय हम जानते हैं 11 से 13 साल का होता है। 11 से 13 साल की लड़कियों में हम जानते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए स्पर्म क्या होते हैं, मिलियंस में बनते हैं, लेकिन ओवम क्या होता है, केवल एक ही बनता है। तो केवल एक ही प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में बदलती है हर महीने। ठीक, अब सेकेंडरी oocyte से ओवम कब बनता है, ये ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। यानी जब क्या होता है, इस ओवम को यानी जो इस सेकेंडरी oocytes है उसको स्पर्म जो है टच करता है, तब ये सेकेंडरी oocyte ट्रिगर होती है और तब जाकर के इसमें मियोसिस डिवीजन सेकेंड होता है। यानी हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। तो जो स्पर्म है वो ओवम के पास नहीं आता, सबसे पहले वो सेकेंडरी oocytes के पास आता है। तो जो फीमेल में रिलीज होता है यानी ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के समय क्या होता है, ओवम रिलीज नहीं होता है, ओवुलेशन के समय जो होता है वो सेकेंडरी oocytes रिलीज होता है। ये सेकेंडरी oocytes कहाँ जाता है रिलीज होकर, ये जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है, स्पर्म आता है, और स्पर्म जब आता है इसको टच करता है तब ये ट्रिगर होती है और तब जाकर के मियोसिस डिवीजन सेकेंड होता है और तब ओवम बनता है। फिर उसके बाद स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो यानी ओवम का निर्माण कब होता है, ओवम का निर्माण तब होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। यानी अगर हम देखें तो ओवम जो होता है वो ओवरी से रिलीज नहीं होती, ओवरी से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte से रिलीज होती है और ओवम बाद में बनता है। तो इस प्रकार देखिए हम 3 पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर होता है, दोनों का प्रोसेस कैसे होता है। तो ठीक है, एक आपका क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप रिप्लाई दीजिएगा कि अगर 400 ओवम और 400 स्पर्म बनाने हैं तो कितनी बार मियोसिस डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। अगर 400 क्या है ओवम बनाना है और 400 क्या है स्पर्म बनाने हैं, ठीक, तो कितनी बार मियोसिस डिवीजन होगा कि 400 ओवम बन जाए और 400 स्पर्म बन जाए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।